हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं विद्या सेतु पर क्लास 9th एनसीईआरटी, जो कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। और यहाँ पे सोशल साइंस के सभी चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। अभी हम आज जो करने वाले हैं वो है चैप्टर 1, जो है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। इस चैप्टर में आपको इस तरीके से समझना है कि सोशल साइंस के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये कैसे एक पर्टिकुलर पर्सन से लेकर पूरी सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है, कैसे वो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में लिंक्ड है, जो हमारे लिए अभी तक अननोटिस्ड थी चीजें। आज हम उन सब को समझकर ये क्लियर कर पाएंगे कि हाँ, सोशल साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट से हम लोग कनेक्टेड हैं। उसी के लिए हमारे पास जो आज पहला टॉपिक है वो है सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। अब यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिए गए हैं, एक द हाउस यू लिव इन, और दूसरा जो दिया गया है वो है द फूड वी ईट। द हाउस एंड द फूड। हाउस को आप इस तरीके से समझिए कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, वहां पे वो जो घर है, वहाँ डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स का यूज किया गया होगा। उसके बाद आपके घर में जितने भी आपके आसपास रिसोर्सेज हैं, ये सारे रिसोर्सेज कहीं ना किसी चीज से बने होंगे। कैसे वो आप तक पहुंचे होंगे। सिमिलरली जो फूड आप खा रहे हैं या कोई भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो कहीं पे प्रोड्यूस हुई होगी, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने प्रोड्यूस किया होगा, उसने वहां पे कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी की, फिर वो प्रोड्यूस्ड जो प्रोडक्ट है वो आप तक पहुंचा, ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया गया होगा। तो वो एक टर्टियरी सेक्टर का पार्ट है, अगेन इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आप उस शॉप तक गए उस सामान को खरीदने के लिए, तो वो जो रोड है वो किसी ना किसी गवर्नमेंट ऑफिस ऑफिस या डिपार्टमेंट ने बनाई होगी। तो अगेन ये पॉलिटिकल साइंस गवर्नेंस का पार्ट है। तो इस तरीके से आपको समझाया गया है कि आप अगर अपने डेली एक्टिविटीज को भी कंसिडर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉल साइंस कहीं ना कहीं आपकी किसी ना किसी एक्टिविटी में ये लिंक्ड होती है। उसके अलावा अगर आपको देखना है तो कुछ बेसिक फैसिलिटीज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो आप तक मिलता है, आपको मिलता है मीन्स, तो ये सारी भी कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट, क्योंकि ये बेसिक फैसिलिटीज हैं। अगेन ये पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है। देन इवन द सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटीज रिलाई ऑन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि चाहे कोई भी इकोनॉमिकल प्रोडक्शन हो, सोशल कोऑपरेशन हो, नेचुरल इन्वायरमेंट हो, आप डे टू डे एक्टिविटी में देखोगे या डे टू डे लाइफस्टाइल में देखोगे तो आप ज्योग्राफी से कनेक्टेड रहोगे। आज बाहर धूप है, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, वेदर चेंज होगा, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, एनवायरमेंट का पार्ट है। अगर आप किसी पब्लिक यूटिलिटी का यूज करते हैं, वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, तो वो अगेन पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो इस तरीके से लिंक किया गया है कि कैसे डिफरेंट चीज़ों से हम सोशल साइंस के साथ कनेक्टेड हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनको हम चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज व्हाइल अदर लिव इन स्कैटर्ड विलेजेस। स्कैटर्ड विलेजेस एंड सिटीज का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे, दैट इज अर्बन एंड रूरल। तो अर्बन में कोई भी इंसान रह रहा है तो क्यों रहेगा? क्योंकि उसको बेटर फैसिलिटीज चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो। सिमिलरली जो स्कैटर्ड विलेजेस में रह रहा है, मतलब रूरल एरियाज में रह रहा है, तो वहाँ पर उनके लिए लेसर अपॉर्चुनिटीज होंगी। बट हो सकता है वो लोग जो है अनस्किल्ड हों या लेस स्किल्ड हों, उनके पास उतना अच्छा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नहीं है कि वो सिटीज में मूव कर सकें, या उन लोगों की उतनी नीड्स से डिमांड नहीं है कि वो सिटीज में जाएं, एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ इन दी विलेजेस। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई डू डिफरेंट कम्युनिटीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशन। तो यहाँ पे हिस्ट्री है। आप हिस्ट्री एंड सोसाइटी या आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे कि हमारा हिस्टोरिकल जो एविडेंस है वो हमें प्रूव कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम जितने भी हिंदू पीपल हैं या हिंदू कम्युनिटीज हैं, तो हम लोगों की लैंग्वेज सिमिलर आएगी, हमारे ट्रेडिशन सिमिलर आएंगे, फेस्टिवल सिमिलर आएंगे। उसी तरीके से इंडिया, क्योंकि एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, डिफरेंट रिलीजन के लोग मिलेंगे। उन सभी की सिमिलर लैंग्वेजेज या कल्चरल एक्टिविटीज तो हो नहीं सकती। इंडिया में हर कल्चर, हर लैंग्वेज एक अलग सिंबलाइज या ट्रेडिशन को सिंबलाइज करता है। देन व्हाई डू सम रिलीजन डिपेंड हियर सॉरी रीजन्स डिपेंड ऑन फार्मिंग व्हाइल अदर फोकस ऑन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये कम्प्लीटली एक ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज के लिए कल्टीवेशन करते हैं,
तो उसकी कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस होंगी। फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्रॉप है, अगर आप राइस का कल्टीवेशन करते हो, तो वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, क्योंकि राइस एक खारिफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप में हाई टेम्परेचर चाहिए बट उतना ही ज़्यादा इरिगेशन चाहिए। सॉइल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होना चाहिए। इसीलिए जब हम राइस के कल्टीवेशन की बात करते हैं तो जो गैंगेटिक प्लेन है हमारा, या नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पे राइस, व्हीट, शुगर केन, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो इसके प्रोडक्शन को फीजिबल बनाते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सॉइल इतनी रिच नहीं होगी, या फिर वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए अदर सोर्सेज जैसे इंडस्ट्री या ट्रेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है फिजिबल नहीं है, इसलिए लोग इंडस्ट्रीज में रिलाई करते हैं। महाराष्ट्र में आप जाओगे, कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है, बट उसके साथ साथ वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज है, क्योंकि रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। जिन जगहों पे मिनरल्स अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पे फैक्ट्रीज सेटअप हो जाती हैं, इंडस्ट्रीज हो जाती हैं जो उन मिनरल से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। देन नेक्स्ट इज हाउ डू गवर्नमेंट मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल। अब सीधी सी बात है, ये हमारा पॉल साइंस का एक पार्ट है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजंस कैसे लेती है जो अफेक्ट करती है पूरे मिलियंस ऑफ पीपल। हमारे देश में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। बट यहाँ पर जब डिसीजन लिया जाता है तो वो पूरे कंट्री के लिए लिया जाता है, सभी लोगों के लिए लिया जाता है। गवर्नमेंट किसी एक को फेवर नहीं करती है, सभी के लिए डिसीजन बनाती है, रूल रेगुलेशंस लॉज बनाए जाते हैं। वाई आर सर्टेन रीजन मोर प्रोन टू फ्लड? वो एरिया जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है इंडिया में, चाहे वो हम बात करें फॉर एग्जांपल हिली एरियाज, माउंटेन एरियाज, हिमालयन एरियाज, या रीजन नियर द सी कोस्ट, या नियर द मेजर रिवर्स, गंगा, यमुना, इनके प्लेन्स में जो रीजन्स हैं, यहाँ पे मानसून के टाइम पे फ्लड आ जाता है। या हम हमारे कोस्टल एरियाज की बात करें, यहाँ पे साइक्लोन्स डेवलप हो जाते हैं जिनकी वजह से कोस्टल एरियाज में फ्लड आ जाता है। तो ये अगेन एक ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा। देन व्हाई डू एग्रीकल्चर फ्लरिश इन सम रीजन बट नॉट इन अदर? एग्रीकल्चर का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है रीजन की अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। वहाँ पे सॉइल, वहाँ का इरिगेशन, वहाँ पर टेम्परेचर, क्लाइमेट, वो सारी चीज़ें, क्योंकि हर क्रॉप के लिए एक स्पेसिफिक डिमांड होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी ग्रोथ के लिए। तो कुछ जगह पे जहाँ पर वो सारी चीज़ें मीटअप हो जाती है तो वो पर्टिकुलर चीज़ का कल्टीवेशन हो जाता है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी नहीं हो सकती। अब आप पूछोगे कि असम में टी का कल्टीवेशन हो पाता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो पाता, वहां पे भी होना चाहिए। तो सीधा सा फैक्टर है, क्लाइमेट नहीं है, सॉइल वैसी नहीं है जहाँ पर टी का कल्टीवेशन किया जा सके, ऑल्टीट्यूड, हाइट, ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल नहीं है जहाँ पर हम टी का कल्टीवेशन कर सकें। नेक्स्ट है हाउ डज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस आवर लाइफ। क्लाइमेट चेंज आज के टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, वो सीधा रिलेशन उसका हमारे साथ जो है वो इस तरीके से है कि क्लाइमेट चेंज होगा तो जो इंसान एग्रीकल्चर कर रहा है, रेनफॉल नहीं हो, उसको अपनी वो एक्टिविटी छोड़नी पड़ेगी। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, वहां पर अगर सी लेवल राइज होता है तो फ्लडिंग होगी, रेगुलर फ्लडिंग होगी, उन्हें अपना नेटिव हैबिटेट छोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से क्लाइमेट से रिलेटेड ही सारी चीजें हैं। एग्रीकल्चर ज़्यादा अफेक्टेड होता है, नेचुरल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इनसे मिलने वाले रिसोर्सेज जिनके ऊपर हम रिलाई करते हैं, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट होती हैं। तो क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो कि है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो सोसाइटी आज हम देख रहे हैं, ये हो सकता है आगे आने वाले 25-30 ईयर्स बाद कुछ और हो। आज से बैक अगर हम चलें 50 ईयर्स बैक, तो सोसाइटी में लोगों के बिलीफ्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस में चेंजेस हुए होंगे। आज हम उन चीज़ों को फॉलो तो कर रहे हैं पर मॉडर्नाइज वैसे कर रहे हैं। उनसे 200-300 साल पहले लोगों में कुछ सोशल चेंजेस हुए होंगे। इंटरेक्शन जो लोगों का डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ हुआ, उसमें कुछ सोशल चेंजेस रहे होंगे। एवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, ये ही एक पार्ट हमें यहाँ पे पढ़ना है, दैट हाउ सोसाइटी इवॉल्व्स थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन। बिकॉज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दैट सोसाइटी हैज नॉट बीन
as it is today, and over thousands of years it has changed greatly. हमारे पास हिस्ट्री में पहला चैप्टर दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद है वैदिक सिविलाइजेशन, फिर आता है महाजनपद। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि कैसे लोगों ने सोसाइटी में चेंजेस को अडॉप्ट किया है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो वैदिक सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन थी, जहाँ पर पूरे चेंजेस हुए हैं रिलीजन को लेकर, सोशल चेंजेस हुए हैं, फैमिली में चेंजेस हुए हैं, वैल्यू ऑफ मैन एंड वुमेन वो चेंज हुई है, एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस फेथ बिलीफ कस्टम, ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये सब आपको समझना है। अर्ली ह्यूमंस communities depended directly on nature। सीधी सी बात है, आज भी हम नेचर वर्शिप करते हैं, नेचर से मिलने वाले जितने भी हमें रिसोर्सेज हैं उन पे हम डिपेंडेंट हैं। पहले लोग अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड होते थे नेचर पे, एंड विद टाइम पीपल लर्न टू ग्रो क्रॉप, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, बिल्ड सेटलमेंट्स, डेवलप टूल्स, एक्सचेंज गुड्स एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। मतलब यहाँ पर सिंपल है, आप अगर जब पढ़ोगे तो हम टाइम जोन पढ़ते हैं, तो टाइम लाइन में हम पढ़ते हैं कि पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, वो सब में यही है कि कैसे ह्यूमंस पहले जंगल में रहते थे, फूड को जंगल से ही कलेक्ट करते थे। देन हाउ दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, उसके बाद कैसे उन्होंने कल्टीवेशन ऑफ फूड शुरू किया, कैसे वो पहले जो जंगल केव्स में रहने के बाद उन्होंने एक कम्युनिटी में रहना शुरू कर दिया, एक फिक्स एरिया में शुरू कर दिया। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे उन्होंने डिफरेंट टूल्स को यूज करना शुरू किया, फिर एक वो सिविलाइजेशन की तरफ मूव हुए, फिर धीरे धीरे उनके रिलीजियस कल्चरल बिलीफ्स डेवलप हुए। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है कि हाउ सोसाइटी इवॉल्व्स। विलेजेस डेवलप इनटू टाउन, टाउन ग्रो इनटू सिटीज, न्यू आइडियाज, इन्वेंशन, कल्चरल एक्सचेंजेस, ये सारी चीजें हुई। नाउ दिस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हैज डीप रूटेड इन इंडियाज नॉलेज ट्रेडिशन। मतलब यहाँ पर चीज़ें सिंपल है कि अगर आप इंडिया के हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस की तरफ देखो, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट अर्ली थिंकर्स वैल्यूड डिस्कशन, क्वेश्चनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। पहले जितनी भी चीज़ें बनी हैं, चाहे वो लिटरेरी एविडेंसेस हैं या हमारे पास फोकलोर्स या फोक ट्रेडिशंस के फॉर्म में है, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वैल्यूएबल डिस्कशंस, सोशल की चीज़ें, सोसाइटी की चीज़ें, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नॉलेज वाज एक्सप्लोर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स। क्या चीज़ें सोसाइटी में चल रही हैं, क्या सही है, गलत है, क्या चीज़ें उनसे रिफ्लेक्ट की जा रही हैं, और कैसे हमें कम्युनिकेट करना है, मीडिएट करना है डायलॉग। ये सारी चीज़ों से हमारी हिस्ट्री हिस्टोरिकल एविडेंसेस डेवलप हुए हैं। जैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है पंच महाभूतास, ये हमें डिस्क्राइब करता है नेचुरल वर्ल्ड, कैसे हम इंटरकनेक्टेड हैं ऐसे सिस्टम में जहाँ पे ह्यूमन लाइफ एम्बेडेड है, ह्यूमन लाइफ में ये सारी चीजें जो हैं इन्फ्लुएंस्ड हैं। यहाँ पे हमें हेल्प होती है कि हम ये समझ पाए कि जो इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है सेटलमेंट पैटर्न्स, ऑक्यूपेशंस, आर्किटेक्चर, फूड हैबिट्स एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस। मीन्स इन्वायरमेंट के बेसिस पे आप देखोगे तो जैसा इन्वायरमेंट वैसे लोग। मीन्स आप जम्मू कश्मीर जाओगे, वहाँ पे लोगों के घर आपको अलग मिलेंगे, उनके पहनने के कपड़े आपको अलग मिलेंगे, वहाँ पे वो लोग अलग ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वहाँ का आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो अलग देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे लोगों की फूड हैबिट्स, जो चीज़ें वो खा रहे होंगे, वो अलग होंगी। और उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या हेल्थ प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं, वो भी अलग होंगी। सिमिलरली आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, ये तो आप गवर्नेंस में काफी सुनते होंगे, दैट द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये भी वर्ड को डेवलप किया गया क्योंकि जब सोसाइटी ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन डेवलप करना शुरू किया, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने एक साथ कनेक्शंस डेवलप किए, तो वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो गया, जहाँ पे इंटरकनेक्टेड कनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी अक्रॉस रीजन एंड कल्चर शुरू हो गया। आज हम यूरोप में रह रहे हैं, हम लोग यूएस में रह रहे हैं, अफ्रीकन नेशन में रह रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड पीपल यहाँ इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से हम लोग डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं, उनके डिफरेंट रिलीजियस कल्चरल चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सेम वसुधैव कुटुंबकम का ही पार्ट है।
तो अब हम जो हमने एक ये वर्ड पढ़ा था, पंच महाभूतों, इसके बारे में थोड़ा सा करते हैं, ये है क्या? ये है द आइडिया ऑफ पंच महाभूतास, फाइव ग्रेट एलिमेंट्स, कम फ्रॉम इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, जो एक्सप्लेन करता है कि जो वर्ल्ड है वो 5 चीज़ों से बना है। वो 5 चीज़ें क्या हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। दैट इज़ पृथ्वी, आपा, अग्नि, वायु एंड आकाश। इन सब चीज़ों से पूरी दुनिया बनी है। यही इसका वर्ड है। तो आगे हम चलते हैं। अर्ली रिफ्लेक्शन ऑन द गवर्नेंस। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक का मेंशन हुआ है, वो है अर्थशास्त्र, जो लिखी है कौटिल्य ने। अब अर्थशास्त्र एक ऐसी बुक है जो कौटिल्य, दैट इज चाणक्य, इन्होंने लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में ये थे, इनके बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजर थे। हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी पोजीशन इनके एम्पायर में सिमिलर टू प्राइम मिनिस्टर के बराबर थी। ही वॉज एन इम्पोर्टेंट एडवाइजर टू चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने जो ये बुक लिखी है अर्थशास्त्र, ये आज से तकरीबन 2300 ईयर्स पहले लिखी गई है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ड्यूटीज ऑफ रूलर ड्यूटीज ऑफ रूलर टुवर्ड्स द पीपल, ये सारी चीजें क्लियरली मेंशन्ड है। मीन्स कौन सी चीज कैसे काम करेगी, ये सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। और ये आज तक एक वन ऑफ द मास्टरपीस है, जहाँ पर आपको सारी चीजें इतनी एक्यूरेट और इतनी एफिशिएंट मिलेंगी कि हर चीज आप खुद भी देख, अगर इसके कुछ एविडेंसेस पढ़ोगे आप, तो समझ में आएगा कि कितना एक एक्सेप्शनल वर्क अर्थशास्त्र में लिखा गया है। These traditions demonstrate that effort to understand society through observation, reasoning, and reflection has a long history. Modern social science continues the legacy, using new tools and methods to study how society functions and changes over time. अब आज की जो हम सोसाइटी अगर देखें, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मॉडर्न चीजें, ऑब्जर्वेशंस, टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, ये चीजें बदल तो रही हैं, बट स्टिल हमारा हिस्टोरिकल एविडेंस जो है वो काफी प्रूडेंट है। इंस्टीट्यूशंस तो डेवलप हो रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा जो रिलेशनशिप है बिटवीन पीपल्स, डिफरेंट कम्युनिटीज, एनवायरनमेंट, वो सारी चीजें भी चेंज हो रही हैं। अब हमारे पास रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए नई टेक्नोलॉजी है, तो हमारा इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन भी चेंज हो रहा है। उससे होने वाले इम्पैक्ट, उनसे भी हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, डिफॉरेस्टेशन है, ये सारे इम्पैक्ट से भी हम जो है डील कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। नेक्स्ट है सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। मतलब सोशल साइंस हम पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कैसे कैसे पढ़ने पड़ते हैं सब्जेक्ट्स, वो सारी चीजें भी डील करनी है। जैसे ह्यूमन सोसाइटी जो है, वो एक कॉम्प्लेक्स एंड नो सिंगल फील्ड ऑफ स्टडी। हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था फूड का भी, हाउस का भी। तो क्या वो फूड सिर्फ एक ही चीज से रिलेटेड था, ज्योग्राफी से? नहीं, वो रिलेटेड था ज्योग्राफी ज्योग्राफी से भी और इकोनॉमिक्स से भी। और अगर हम बात करें फूड हैबिट्स की, तो हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर फूड आइटम बहुत पहले से हमारे कह सकते हैं हम कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें चली आ रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट है, फास्ट में कुछ कम्युनिटीज कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को खाना ही प्रेफर करते हैं, तो वो उनका क्या है, एक कल्चर का पार्ट है। कल्चर अगेन हिस्ट्री का पार्ट है। वो फूड कहाँ कल्टीवेट किया जा रहा है, वो ज्योग्राफी का पार्ट है। क्या उसके इन्वायरमेंट कंडीशन चाहिए, वो ज्योग्राफी का पार्ट है। किसने कल्टीवेट किया, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। कैसे हमारे तक पहुंचा, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। So, for example, a drought affects crop, environment, farmer, income, economy. Means किसी एक जगह पे ड्रॉट आता है, सूखा पड़ता है, तो क्रॉप तो अफेक्ट होगा, डेफिनेट सी बात है। ये जो इश्यू है ये एनवायरनमेंट का है। ड्रॉट आया, अगेन क्लाइमेट चेंज, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। देन फार्मर इनकम। अब ड्रॉट आया है, क्रॉप को अफेक्ट हुआ है, तो सीधी सी बात है, फार्मर की जो इनकम है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, तो ये इकोनॉमी का पार्ट है। अब सरकार ने इस पर्टिकुलर इश्यू को डील करने के लिए कुछ रिलीफ मेजर्स, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो फार्मर्स को देने की बात कही। वो एक पॉलिटिक्स का पार्ट है या गवर्नेंस का पार्ट है। किसी एक एरिया में लॉन्ग टर्म ड्रॉट चला है, तो लोगों ने उस एरिया से माइग्रेशन कर लिया। अब ये सोसाइटी का पार्ट है। और ट्रेडिशनल वे ऑफ कोपिंग विद द स्कैर्सिटी, ये कल्चर का पार्ट है। मीन्स अगर किसी एक रीजन में, फॉर एग्जांपल किसी एक रीजन में
बहुत लंबे समय से हम देखें वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, बट लोग किलोमीटर दूर से पानी ले आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ रूरल एरियाज वहाँ पे जहाँ पे अभी भी वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, लोग बहुत दूर तक ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने वैसे ही कुछ एक्टिविटीज अडॉप्ट कर ली हैं, वे ऑफ लिविंग अडॉप्ट कर लिया है कि कैसे उस इशू के साथ डील करना है। तो वो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ कोपिंग विद द स्कैर्सिटी, एक कल्चर का पार्ट बन जाता है। आगे आने वाली जनरेशन में वो चीज़ें जानती है कि कैसे हमें इन सब प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है। So to understand such situations, we must examine society from different perspective. हमें अब एक ही तरीके से अगर हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक ज्योग्राफी की प्रॉब्लम है, इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो हम बाकी चीज़ों को कैसे नोटिस कर पाएंगे कि फार्मर्स की क्या कंडीशन होगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, या आगे अडॉप्टेड मेजर्स क्या होंगे, माइग्रेशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स से सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके फर्दर इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है तो वो सॉल्यूशन सिर्फ एक पर्टिकुलर वे से नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए हमें डिफरेंट एंगल से सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिसिप्लिन डिफरेंट डिसिप्लिन में पढ़ना होता है, और यही हमें बताता है कि कैसे सोशल साइंस के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एनिमरेट किया गया है। So in grade 9th and 10th, social science primarily draws from four core subjects. तो 9th and 10th में हमारे पास ये चार core subjects होते हैं सोशल साइंस में। उसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें तो कुछ सब्जेक्ट्स और भी हैं, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये भी सोशल साइंस का पार्ट है। इनमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर, ये सारी चीजें डील की जाती हैं। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन एवोल्यूशन, फिलोसफी फिलोसफिकल थॉट्स, कार्ल मार्क्स, ये सारी चीजें हैं। सोशियोलॉजी सोसाइटी, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना। तो ये भी सोशल साइंस का पार्ट है, बट ये हमें अभी 9th 10th में नहीं पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम आगे पढ़ें तो हमारे पास आता है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब होते क्या है, क्यों हमें ये पढ़ना है। तो इनको अगर हम देखें तो ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ। क्या पढ़ रहे हैं हम? अबाउट द अर्थ, अर्थ का इन्वायरमेंट और रिलेशनशिप, कैसे लोग कनेक्टेड है अपने आसपास सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमन के पास्ट में एवोल्यूशन हुआ है। ये हमें हेल्प करता है कि कैसे हम ये चीज़ समझें कि सोसाइटी चेंज होगी और होती आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पॉल साइंस में हम पढ़ते हैं कि कैसे एक गवर्नमेंट चलती है, गवर्नेंस कैसे होती है, क्या क्या उनकी पावर्स होती हैं, क्या क्या सिटीजन्स की पावर होती हैं जिन्हें हम राइट्स कहते हैं, या कैसे सिटीजन्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सप्लोर करवाता है सोसाइटी को कि डिफरेंट प्रोड्यूसर मीन्स प्रोडक्ट्स कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है फ्रॉम एक रीजन टू अनदर रीजन। मीन्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी हम प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंट इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कैसे हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको मोर वैल्यूएबल बना सकते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली बना सकते हैं, और उनको यूज कर सकते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये सारे डिसिप्लिन्स को पढ़ने के लिए हमें सोशल साइंस को पढ़ना है। ये सारी चीजें यहाँ पे कही गई है। अब हमारे पास आता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। इसमें हम पढ़ते क्या है, क्यों हमारे लिए ये जरूरी है। तो ज्योग्राफी है क्या? ये एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे हम लोकेशन, कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है, आप आज के टाइम पे मैप्स का यूज़ कर रहे हो, लोकेशन ज्योग्राफी में पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस मीन्स कौन सी जगह कहाँ पर लोकेटेड है, वहाँ के फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, कैसे वो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे, फ्लोरा फौना कैसे हैं, कैसे इवॉल्व हुए, वो सारा ज्योग्राफी का पार्ट है। ऑब्जेक्ट्स, वहाँ पे मिलने वाली चीज़ें, मटेरियल्स, मिनरल्स, कोई मिनरल नॉर्थ में है तो कोई साउथ में है। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो असम में मिल पा रहा है क्रूड ऑयल, या हम बात करें मुंबई में, महाराष्ट्र में मिल रहा है मुंबई हाईवे, तो क्यों वो हिमाचल में नहीं मिलता? या गोल्ड है वो कुलार गोल्ड माइन में मिल रहा है तो वो क्यों उत्तराखंड में नहीं मिलता? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, लोग हर जगह पे अलग अलग अमाउंट में रह रहे हैं, डिफरेंट रीजन की वजह से रह रहे हैं, एज वेल एज रिलेशनशिप।
बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर सराउंडिंग। एक ही जगह पर रहने वाले डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें। ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो वो फॉरेस्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे डिपेंडेंट है फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर। ज्योग्राफी, इट एग्जामिन्स बोथ द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ जो हम देख पा रहे हैं, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, एज वेल एज ह्यूमन कम्युनिटीज दैट इनहैबिट इट, वहाँ पे रहने वाले लोग, focusing on how people interact with the natural environment and how places influence human life। कैसे लोग उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ वो लोग यूज टू हो गए हैं, इन्वायरमेंट से वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सारी चीजें हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफी हमें क्या हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, व्हाई दे आर फाउंड देयर, एंड हाउ प्लेसेस नियर और डिस्टेंट अफेक्ट वन अनदर ओवर टाइम। ये मैं आपको अभी बहुत बार समझा चुका हूँ। किसी भी एक चीज को ग्रो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की जरूरत होती है जो उस लोकेशन में ही मिलेगी, इसीलिए वो वहां पर मिल रही है। चाहे वो प्लांट स्पीशीज हो, एनिमल स्पीशीज हो, वो वहीं पे मिलेंगे। अब आप स्नो लेपर्ड को अगर राजस्थान में ढूंढोगे और जो डेजर्ट का कैमल है उसको आप दिल्ली में ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस उनके लिए हैं ही नहीं, इसीलिए वो चीजें स्पीशीज वहां पे ग्रो कभी की नहीं। तो ये सारी चीजें भी हम ज्योग्राफी में देखेंगे। Then in it views the world as a system of interdependence and adopts a holistic approach of integrated spatial perspective, location and significance and temporal perspective change over the time। इसी के साथ आप वर्ल्ड का देखो, कितनी सारी चीजें हैं। अभी रिसेंटली जो गल्फ में वॉर चल रहा है, आप वहां पे देखिए, ईरान वॉर की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंट्रीज के लिए कितनी प्रॉब्लम हुई, इंडिया के लिए कितनी प्रॉब्लम हुई। तो हम लोग डिपेंड है ना उनसे। तो यही वर्ल्ड इंटरडिपेंडेंस है। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो कितनी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूरोप से, अफ्रीका से, अमेरिका से। सिमिलरली वो कंट्रीज हमारे पे डिपेंड है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। कॉटन का कल्टीवेशन इंडिया में किया जाता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, पूरे वर्ल्ड में हम कॉटन को भेज रहे हैं। तो इस तरीके से हमें समझना होगा कि कैसे पूरा कंट्री या ग्लोबल वर्ल्ड जो है ये इंटरडिपेंड है एक दूसरे के ऊपर अपने रिसोर्सेज के लिए। फिर कैसे हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आते हैं ताकि हम एक बेटर ह्यूमन एनवायरनमेंट डेवलप कर सकें, पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो सभी के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। देन आगे अगर हम इसमें चले तो आगे देखेंगे दैट ओवर द नेक्स्ट 2 years हमें क्या करना है, द प्रोसेस दैट शेप द अर्थ सरफेस इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। मीन्स आपको, आप पहाड़ों में जाते हो, हिमालयन माउंटेन सिस्टम देखते हो, ठीक है, ये पहले से ही था नहीं, पहले तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कोलिजन हुआ प्लेट्स का तो इनका eruption हुआ। ऐसे ही आप वैलीज देखते हैं, वैलीज क्या ये पहले से थी नहीं, इनको इरोड किया गया है बाय द रिवर या ग्लेशियर्स। तो इस तरीके से आप फॉर्मेशन देखोगे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का। साथ ही साथ यू विल लर्न द एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, हमारे सराउंडिंग जो चीजें हैं वो एटमॉस्फेयर में कैसे बनी, कैसे एटमॉस्फेयर ने चेंज किया, क्लाइमेट कैसे चेंज हुआ, ओशियन कैसे डेवलप हुए, उनमें क्या क्या चीजें हैं, नेचर बायोम्स द लिविंग पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर एंड इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम सभी लोग फेमिलियर हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, जहाँ से हम क्या देख पाते हैं, हाउ सोसाइटी सीक टू अंडरस्टैंड पीपल एक्सपीरियंसेस वैल्यू एंड चेंजेस ओवर टाइम। मीन्स चीज़ें कैसे बदली, चीज़ें कैसे इफेक्ट हुई, उनमें सोशल चेंजेस कैसे हुए, और आज के समय जैसे हम रह रहे हैं ये कैसे चीज़ें डेवलप हुई, ये सब हम हिस्ट्री में देखते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन, सोशल एवोल्यूशन, कल्चरल एवोल्यूशन, रिलीजियस एवोल्यूशन, बिलीव्स, फेथ, सारी चीजें हिस्ट्री से हमें क्लियरली पता चल पाती है। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू इंटरप्रेट द पास्ट, ट्रांसमिट कल्चर वैल्यू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हर जगह के कुछ अर्ली हिस्टोरिकल एविडेंसेस होते हैं जो हिस्ट्री को अलग पर्सपेक्टिव से भी दिखाते हैं। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन ऑफ प्रिजर्विंग कल्चरल मेमोरी इन भारत इज इतिहास पुराण। इतिहास, हिस्ट्री, पुराण, पहले से कुछ ऐसे लिटरेरी एविडेंसेस जो पहले के समय कभी लिखे गए हैं।
Through stories, this tradition not only shares historical information but also gives cultural meaning to event and people. सिर्फ ये अगर आप फोक टेल्स फोक लोर्स की भी बात करोगे तो क्या वो सिर्फ हमें एक एंटरटेनमेंट का पर्पस देती है? नहीं। वो उस समय लोगों के क्या बिलीव्स थे, लोग सोसाइटी में कैसे रहते थे, क्या क्या चीजें रिसोर्सेज अवेलेबल थी, ये सारी चीजें भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अक्रॉस कल्चर्स डिफरेंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैव यूटिलाइज्ड डिफरेंट मेथड्स। सीधी सी बात है, नॉर्थ साउथ इन दोनों में ही कल्चरल डिफरेंस को आप देख सकते हो। वेस्टर्न इंडिया ईस्टर्न इंडिया के कल्चर में आप डिफरेंस देख सकते हो। तो हिस्टोरिकली सोचिए आप कितनी चीजें कैसे रख हुई होंगी डिफरेंट। यहाँ पे किंगडम्स किंगशिप्स रही हैं, उन्होंने कैसे चीजों को फ्रेम किया, उनके क्या रिलीजियस कल्चरल बिलीफ्स थे, ये सारी चीजें हुई हैं। दिल्ली में मुगल एम्पायर आया, पूरे इंडिया में रिलीजियस कल्चरल चेंजेस हुए हैं उसके बाद। तो वो भी सब चीजें हम हिंदी में देखते हैं। Some tradition emphasize moral and philosophical insight while other documented are documentary verifications। कुछ चीज़ों से हम मॉरल वैल्यूज, फिलोसफीज, सोशल फिलोसफी जिन्हें हम कहते हैं, जिनको रिफॉर्मर्स आइडियोलॉजी जिन्हें कहा गया है, उनके बारे में जानते हैं। किसी से हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन देखते हैं कि ये चीज़ें भी हिस्ट्री में एग्जिस्ट करती थी। देन उसके बाद हम देखेंगे कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बाय कॉन्ट्रास्ट इंक्रीजिंगली रिलाइज ऑन एम्पिरिकल एविडेंसेस एंड यूजेस टूल्स। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो यहाँ पे आपके पास सारे एविडेंसेस टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे ह्यूमन जेनेटिक्स। आप अगर किसी हिस्टोरिकल साइट में जाओगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स, वहाँ पे उनके जेनेटिक्स देख सकते हो। एक मेथड जो ब्रॉडली यूज किया जाता है, कार्बन डेटिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी बॉडी में कार्बन प्रेजेंट होता है, और ये तब तक ग्रो करता है जब तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है या लाइव है। जैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी तो कार्बन जो है बनना बंद हो जाएगा। और इसी तरीके से जो साइंटिस्ट हैं वो कैलकुलेट कर पाते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर चीज कितनी पुरानी है। जितना कार्बन अमाउंट उसकी बॉडी में कम होगा उतना वो पुराना होगा। आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स एंड अदर साइंटिफिक मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग टाइमलाइन। तो इन सब से हम क्या पता कर रहे हैं? हम सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है, कब की है। Now, history writing draws on a wide range of sources to understand the social realities of the past। राइटिंग्स का मतलब सीधा सीधा है लिटरेरी सोर्सेस। हमारे पास हिस्ट्री के जो जो अवेलेबल हैं उनसे हम सोशल रियलिटीज को इजीली बता सकते हैं। समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, क्या उस टाइम के प्रैक्टिसेस थे। दीज इंक्लूड आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस जैसे कि ट्रेवलिंग्स। हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो रहे हैं वो हैं ट्रेवलिंग्स। मतलब ट्रैवलर्स एक किंगडम या इवन एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे, किसी किंगडम में रहते थे, वो पूरा अपना एक जो ट्रैवल का उनका जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब अपने बुक में लिखेंगे। उस बुक में वो बताएंगे क्या क्या उन्होंने रास्ते भर में देखा, कितने एम्पायर्स देखे, कितने किंगडम्स देखे, किंग कैसे थे, सोशल सोसाइटी में लोग कैसे थे, रिलीजियन प्रैक्टिसेस क्या थी, कस्टम्स क्या थे। ये सारी चीजें वो अपनी बुक में लिखते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाहिम, ये चंद्रगुप्त के टाइम पे आए, इन्होंने उस टाइम के बारे में सारा कुछ लिखा। कुछ अल बिरूनी, इब्न बतूता, इब्न खालदून, ये सारे कुछ लोग थे जो इंडिया है, इन्होंने इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में लिखा, यहाँ पे कल्चर के बारे में लिखा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा। तो ये सब इनके ट्रैवलर्स हैं। देन मेमोइर्स, किसी की बारे में किसी की याद में लिखा गया। कॉरेस्पॉन्डेंस, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। तो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स क्या है? डॉक्यूमेंट्स एंड सोर्सेज दैट ट्रेस फैमिली लीनिएज। हिस्टोरिकल किसी राजा उसके सारी जनरेशन के बारे में कुछ लिखा हो तो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। देन फोकलोर्स, पुरानी कहावतें, कहानियां, ओरल ट्रेडिशंस एंड रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स। रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स, कितना राजा को कहाँ से कितना रेवेन्यू मिलता था, जमीन कितनी थी, और जमींदारी सिस्टम के बारे में भी पता चल जाता है कि कितना जमींदारी सिस्टम में कितना लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे, कितने अमाउंट ऑफ टैक्सेस होते थे। ये सारी चीजें जो है रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में पता चलती है। देन कुछ और जो हमें मॉन्यूमेंट्स, ये भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स वहाँ पे पता चल जाते हैं। फोर्ट्स बने हुए हैं,
उसके अलावा अगर हम ब्लॉक स्ट्रक्चर्स की बात करें, पिलर्स की बात करें, उनके ऊपर इंग्रेव्ड चीज़ें होती हैं कि किस किंग ने अपने टाइम पे क्या-क्या करवाया, समाज के लिए क्या करवाया, कितने वॉर्स लड़े, ये सारी चीज़ें। देन एक्सकवेटेड साइट्स, हड़प्पा वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारी साइट्स में पता चलता है कि हाँ, कभी ये भी कुछ एग्जिस्ट करता था, एक अर्बन सिविलाइजेशन। आर्टिफैक्ट्स, जितनी चीज़ें बनाई गई हैं वहाँ पे, जो लोग बेसिक यूजेबल चीज़ें थी उनके बारे में, जैसे अगर बियर्डेड मैन हड़प्पा सिविलाइजेशन अभी नीचे हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें दिखेगा कि कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाए हुए हैं जो एक तरीके से बताते हैं कि वहाँ पे लोग कैसे थे, क्या चीज़ें प्रैक्टिस करते थे, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो डे टू डे में वो यूज़ करते थे, कुछ आर्ट फॉर्म्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। यहाँ पे हम देखिए कि द संवेद मैन्युस्क्रिप्ट, आपने वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, सुना होगा। तो वेद, चार वेद हैं, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये एक समवेद की मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन बुक। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये हमें बताती है कि कैसे उस टाइम पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। दो हम इसको अभी रीड तो नहीं कर सकते क्योंकि ये लैंग्वेज हमें नहीं आती, बट इस तरीके से वहाँ पे लिखा जाता था। सिमिलरली ये भी ट्रेडिशनल पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है, अगेन हैंड रिटन ऑन द पाम लीफ। ये एक पूरी पाम लीफ है जो कि किस चीज की है, तिरुकुरल। तिरुकुरल रिटन बाय तिरुवल्लुवर। ये बेसिकली एक तमिल लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंशियंट तमिल टेक्स्ट ऑफ एथिकल विजडम। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, जैसे ये एक टेराकोटा फिगर ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये एक टेराकोटा का बना हुआ इमेज है। इससे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ ना कुछ ये सिंबलाइज कर रहा होगा। ये एक स्कल्पचर ऑफ विष्णु है फ्रॉम 12th सेंचुरी सीई। तो हाउ द रिलीजियस थिंग्स वर देयर। इस स्कल्पचर्स को देख के आप क्या बता सकते हैं? आप इजीली बता सकते हो ना कि यहाँ पे जो किंगडम रहा होगा वो हिंदू किंगडम रहा होगा, जो किंग रहा होगा वो हिंदू रहा होगा, वर्शिप किसकी करता होगा, यहाँ पे जो गॉड विष्णु है इनकी वर्शिप की जाती है अभी। तो इस तरीके से आप एविडेंसेस से आप सोच सकते हैं कि कैसे उस टाइम की सोसाइटी, रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ्स रहे होंगे। देन कुछ एपिग्राफिक सोर्सेज हैं, जैसे ये एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ एक पार्ट है पिलर का, जो गुप्ता पीरियड के टाइम का बताया गया है। एक यहाँ पर ये भी एक लिटरेरी सोर्स है, कन्नड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर कृष्ण देव राय एट द अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल प्रसन्न विरूपक्ष टेम्पल हम्पी। देन न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस, कॉइन्स के सोर्सेस, जैसे ये एक समुद्रगुप्त का कॉइन है, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। ये एक मुगल कॉइन है जो जहांगीर के टाइम पीरियड का है, शोइंग द ज़ोडिक साइन सजिटेरियस। तो इस तरीके से आप हिस्टोरिकल एविडेंसेस को यूज कर सकते हो पास के बारे में जानने के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉल साइंस, द स्टडी ऑफ गवर्नेंस, जो हमें बताती है कैसे और क्यों पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। देन हाउ डिसीजंस आर मेड, कैसे डिफरेंट डिसीजंस गवर्नमेंट में रहकर बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट वर्किंग प्रोफाइल्स के बेसिस पे बनाए जाते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। देन पॉलिसीज एंड हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड, कैसे बिल्स बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, कौन सारे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज डिसीजंस। तो ये सारी चीज़ें पॉल साइंस में हम पढ़ते हैं। सो स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके की गवर्नमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, कैसी गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट्स, इस तरीके की जो गवर्नमेंट है उसके क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, मीन्स यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके अंडर गवर्नमेंट के कितने डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का पार्ट है ये। देन पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो स्टडीज सोशल मूवमेंट्स। समाज में डिफरेंट तरीके के मूवमेंट्स चलते आए हैं हमेशा फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। अभी जैसे दिल्ली में सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है रिगार्डिंग द पेपर लीक कॉन्सेप्ट, जो इतना हाईलाइट हो रखा है अभी। तो ये भी क्या एक सोशल मूवमेंट है ना, वो सोसाइटी में चाहते हैं कि जो इस तरीके के पेपर लीक हो रहे हैं ये ना हो, इसके लिए क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। देन नेशन बिल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, कैसे एक कंट्री की अपनी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, वो फॉरेन पॉलिसीज उन्हें कैसे हेल्प करती हैं रिलेशन बिल्ड करने के लिए विद डिफरेंट कंट्रीज। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो इन इंडियाज विलेजेस पंचायती राज सिस्टम एम्बेडेड ग्रास रूट डेमोक्रेसी, हमने अभी डिस्कस किया कि लेवल ऑफ पावर शेयरिंग होती है। तो सबसे नीचे लोअर लोअर लेवल पे अगर हम बात करें तो वो है विलेज पंचायत। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कैसे लाया गया, क्या उनकी अथॉरिटीज हैं, पावर्स हैं, ताकि लोकल लेवल डेवलपमेंट हो सके। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। Then moving to the study of politics in India began very clearly alongside how society should be organized and governed. So now politics was not treated as a separate discipline but was closely linked to the ideas of dharma. Means यहाँ पे समाज पॉलिटिक्स इसको एज अ कोड ऑफ धर्म के तौर पर देखा गया। यहाँ पे धर्म मीन्स है मॉरल ड्यूटी, कि हमें तो ये काम या ये तरीके के कार्य तो करने ही है, ये हमारा एक मॉरल वैल्यू है, ड्यूटी है। अर्थ इकोनॉमिक वेलबींग एंड राजधर्म द ड्यूटी ऑफ रूलर। मीन्स राजा को कुछ ऐसी चीजें हैं जो करनी ही करनी है, क्योंकि उसे अब जो राज्य है उसके लिए लोगों के लिए वो सारी चीजें करनी है, वो उसका एक धर्म है। मीन्स अगर कभी अटैक होता है तो राजा को वॉर में जाना ही जाना है, वो उसका धर्म है कि वो अपने लोगों को बचाएगा। गवर्नेंस की किस तरीके से जो है सोसाइटी के लिए अपने अ, हम ये कह सकते हैं कि जो उसका पूरा राजकाल है तो उसमें उसको अपने लोगों के लिए क्या क्या करना है, ये सब उसका एक मॉरल ड्यूटी है। लोगों को न्याय मिलना चाहिए, एक मॉरल ड्यूटी है राजा के लिए। तो अर्ली टेक्स्ट सच एज वेदास उपनिषद एंड पुराण डिस्कस जस्टिस अथॉरिटी सोशल ऑर्डर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंग एंड सिटीजन। आपके हिस्टोरिकल बुक्स की बात में अगर देखें तो कि वेद में क्या लिखा है, उपनिषद में, पुराण में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस अथॉरिटी, चाहे वो ब्राह्मण्स की हो, राज्य में राजा की हो, वॉरियर्स की हो, सबकी क्या अथॉरिटीज हैं, सोशल ऑर्डर समाज में लोगों को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे रखा गया है, क्या उनके कंडक्ट्स हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि क्या एक किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके सिटीजन्स के लिए, और कैसे ही उसके सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किंग के लिए, या सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के लिए। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट फर्दर रिकमेंडेड इन दी वर्क्स ऑफ महाभारत एंड शुक्र नीति। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है जहाँ पर आप देखोगे अगेन कि कुछ वर्क्स जो बताते हैं अबाउट द गवर्नेंस, लॉ, एथिकल लीडरशिप। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नहीं। ओवरऑल इंडियन पॉलिटिकल थॉट adopted a holistical approach, linked politics and economics, social life, morality, defense, पावर viewed as a responsibility rather than merely privilege। यहाँ पे पावर को प्रिविलेज न समझकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखा गया। आगे चलते इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम समझते हैं हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी डिसाइड टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज हैं, फाइन, कैसे उसको यूज करोगे आप, और इस तरीके से यूज करो कि वो सोसाइटी की नीड को भी सेटिस्फाई कर सके। इट स्टडीज हाउ गुड एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, कैसे चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, कैसे रॉ मटेरियल्स हैं, उनसे कैसी चीज़ों को प्रोड्यूस गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, उन्हें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में एक्सचेंज किया जा सकता है, रीजन्स के बीच में एक्सचेंज किया जा सकता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ताकि सभी लोग उन सब चीज़ों को यूटिलाइज कर सकें, जो बेनिफिट्स हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज के उनको यूटिलाइज कर सकें। साथ ही एग्जामिन करता है कि कैसे ये प्रोसेसेस शेप करते हैं एवरीडे लाइफ। मतलब आप अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हो तो कैसे वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं, चाहे वो फूड हो जो हम खाते हैं, क्लोथ्स हो जो हम पहन रहे हैं, या इवन जो जॉब्स हैं जो हम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सारी इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है।
इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर्स डिसीजन मेकिंग बाय कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। आपको पता कैसे चलेगा क्या आपको प्रोड्यूस करना है? जब आप देखोगे कि मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है, कंज्यूमर बिहेवियर, उसी से तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ की मार्केट में डिमांड है और मुझे वही प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूसर यही चीज़ सोचेगा। सिमिलरली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या देखेगी कि जो सिटीजन्स हैं, सिविलियंस हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड की जाए ताकि उनका जो एक डेली लिविंग है वो एक सस्टेनेबल हो सके। कंज्यूमर डिसाइड करेगा व्हाट टू बाय, प्रोड्यूसर डिटरमाइन करेगा कि कोई भी चीज़ कैसे प्रोड्यूस की जाए, और गवर्नमेंट पॉलिसीज को फ्रेम करेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है तो कैसे होना है, किन किन रीजन्स को हम इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं, ये सब गवर्नमेंट पॉलिसीज से ही तो पता चलेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आना है, किस चीज़ में कितने लेवल का इन्वेस्टमेंट अलाउड है, किन चीज़ों को हम ग्रो कर सकते हैं, किन में हम फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं, कितना टैक्सेशन लगना है, ये सब चीज़ें कौन सेट करेगा, गवर्नमेंट सेट करेगी। इसी से ही तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। In this way, economics is not only about number and market, but also well-being, equity and justice. इंडिया के अगर हम देखें तो हैज़ अ रिच एंड डायनामिक इकोनॉमिक हिस्ट्री। इंडिया में आप हिस्टोरिकल एविडेंस देखिए तो पोर्चुगीज से लेकर ब्रिटिशर्स से लेकर सभी लोग इंडिया आए बिकॉज ऑफ इंडियन रिच रिसोर्सेज। इंडिया में इतने रिसोर्सेज थे जो वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं थे। वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे, धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया यहाँ पे। ब्रिटिशर्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, कैसे उन्होंने इंडिया को सिर्फ एक रॉ मटेरियल का सोर्स देखा। सारी चीज़ें यहाँ से रॉ मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट की गई इंग्लैंड, फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में लाया गया। तो ये इंडिया की हिस्ट्री बताता है कि इंडिया पहले के टाइम से कितना रिच था। आप और पहले चली जाइए, राजा महाराजाओं के टाइम पीरियड में, किंगशिप के टाइम पीरियड में देखिए इंडिया के टाइम पर इंडिया कितना प्रॉस्पेरस था। मुगल्स क्यों इंडिया में आए? बिकॉज ऑफ द रिच रिसोर्सेज। अरब्स क्यों उन्होंने यहाँ पे अटैक किया, मंगोल्स क्यों आना चाहते थे? बिकॉज ऑफ द रिच हिस्ट्री। इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज थे। So for centuries, it was one of the world's leading economies and important center for trade, industry and maritime activity. इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी लोग ट्रेड करते थे। वर्ल्ड ट्रेड तब भी होता था। लोथल गुजरात, वहां पर डॉकयार्ड मिला। तो शिप्स का आप यूज किस चीज के लिए कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सील्स मिली हैं हमें डिफरेंट सिविलाइजेशन की इंडिया में। इंडिया की सील्स मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील अदर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन वहां पर मिली। तो इनसे क्या पता चलता है? ट्रांसपोर्ट होता था, ट्रेड होता था। So colonial rule disrupted this process, resulting in the widespread poverty, famines, and decline of traditional industries. यही हुआ। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे जो भी लोकल प्रैक्टिसेस थी इन सबको खत्म कर दिया। जो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था वही एग्रीकल्चर में करवाया गया। चाहे यहाँ पे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाए, पर हमें इंडिगो चाहिए तो इंडिगो का ही कल्टीवेशन करवाया गया। और क्योंकि ब्रिटिश जो इंडस्ट्रीज है उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, फिनिश गुड के लिए एक मार्केट चाहिए था। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत थी, इंडिया में वो फिनिश गुड बेचा गया, जिसकी वजह से जो लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, लोकल इंडस्ट्रीज जो थी, सब खत्म हो गई। अब इंडिपेंडेंस के बाद फिर इंडिया ने जो है टास्क ऑफ रिबिल्डिंग इकोनॉमी को शुरू किया। धीरे धीरे नए पॉलिसीज आए, इन्वेस्टमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ। फिर इंडिया आज के टाइम पे जो वर्ल्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कर रहा है वो इस वजह से ही हुआ है कि 1947 के बाद कैसे गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाए गए। रिसेंट जो रिफॉर्म था वो 1991 का था। कैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से इंडिया को बेटर किया गया। सो व्हाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस, ये हमारा लास्ट है टॉपिक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों पढ़े हम ये सारे सब्जेक्ट्स, व्हाट इज द नीड। सो आप ये चीज़ देखिए कि जिस घर में आप रह रहे हो, जो पानी आप यूज़ कर रहे हो, रोड को आप यूज़ कर रहे हो, स्कूल को यूज़ कर रहे हो, मार्केट को यूज़ कर रहे हो, डिजिटल स्पेस यूज़ किया जा रहा है, हर एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, मैनेज किया गया है बाय द सोसाइटी। इनको हमारे लिए डेवलप तो किया गया है, बट ये डेली बेसिस पे मैनेज भी सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वही कर रहे हैं। सोशल साइंस हमें हेल्प करता है कि हम इन चीज़ों को समझ पाएँ कि कैसे सिस्टम डेवलप होता है, क्यों इनको डेवलप किया गया है, क्या हमारी नीड्स हैं, क्या इससे बेनिफिट हो रहा है। ये सारी चीज़ें सोशल साइंस का ही पार्ट है। और कैसे रिसोर्सेज को बनाया जाए, और कैसे चीज़ों को यूज़फुल बनाया जाए, नेचर को कंजर्व किया जाए और ह्यूमन लाइफ को और बेटर बनाया जाए, कंट्री का डेवलपमेंट किया जाए ताकि
जो जितने भी रहने वाले सिविलियंस हैं सभी का डेवलपमेंट हो, सभी का लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप हो। इसलिए भी हमें सोशल साइंस पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिकल फैक्टर जो यहाँ पे बात कही गई है, कल्चरल फैक्टर, हिस्टोरिकल, हम अपने कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट करें, हमारे कल्चरल बिलीफ कस्टम्स हैं उनको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेटर वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हमें हिस्ट्री नहीं पता तो हम हिस्ट्री को पढ़ के ये समझ सकते हैं कि हमारा हिस्टोरिकल ट्रेस कैसा है, क्या हमारे हिस्ट्री में रिलीजियस कल्चरल्स बिलीफ्स थे, उनको समझ सकते हैं। कैसे लोग वहाँ पर सिविलाइजेशन में क्या चीज़ें करते थे, कैसे प्रैक्टिस करते थे, डे टू डे लाइफ कैसी थी, वो हम हिस्ट्री से पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस को पढ़ना। तो उसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ चैप्टर 2 में। तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।